हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विपिन क्लासेस पर। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे जो है आरटी एक्ट 2009। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये सवाल आता है कि व्हाई वी नीडेड आरटी एक्ट 2009। हमें आरटी एक्ट 2009 की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो देखो भाई, जब हमारी जो इंडियन एजुकेशन है वो दिन पे दिन ख़राब हालत में जाती जा रही थी और जो लर्निंग आउटकम्स था वो भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब आ रहे थे और जितने भी बच्चे थे वो स्कूल छोड़ के ऐसी मज़दूरी करने के लिए अपने स्कूल को जो है ड्रॉप आउट कर रहे थे। तो ड्रॉप आउट रेट पे इंक्रीज़ होना और लर्निंग आउटकम्स का बेकार आना और जो एजुकेशन सिस्टम था उसकी हालत ख़राब होते जाना दिन पे दिन, इस वजह से हमें आरटी एक्ट 2009 की ज़रूरत पड़ी थी और इसीलिए ये जो है एक्ट एक्शन में आया था। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे कि क्या-क्या बातें इसमें इम्पोर्टेंट कही गई है, क्या-क्या प्रावधान प्रावधान इसमें रखे गए हैं एजुकेशन को लेकर। चलिए, तो आरटी एक्ट 2009 की अगर हम बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म है, जो पूरा नाम है वो है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अच्छा, यहाँ पे ये जो बच्चे हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो बच्चे हैं वो 6 से लेकर 14 वर्ष की उम्र के बच्चे को ही फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के बारे में इस एक्ट ने बात की हुई है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट क्लास से लेके क्लास 8 तक आप बच्चों को बिना किसी फीस के फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराओगे। और अगर आप पेरेंट्स हैं किसी बच्चे के, तो आप उस बच्चे को, आपका ये कर्तव्य होगा कि आप उसको एलिमेंट्री एजुकेशन तक जो है एजुकेशन दिलाने का आपका ये कर्तव्य बनता है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप अपने बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराने में कोई बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उसको जॉब पे लगवा रहे हैं या किसी और काम में एंगेज कर रहे हैं एजुकेशन के अलावा, तो आप पे कार्रवाई की जा सकती है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये जो एक्ट है ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। ये इम्पोर्टेंट डेट है, 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था। अगली बात इसमें ये है कि जो उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह हुआ करते थे और प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्रेसिडेंट जो है उस समय श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। अगली बात इसमें ये है कि हमारा जो देश है भारत, उस वो 135वां ऐसा देश था जिसने अपने एजुकेशन को फंडामेंटल राइट में शामिल किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा आरटी एक्ट है, ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसके बारे में बात की गई है। तो यह संविधान के अनुच्छेद 21 क्लॉज ए के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अनुच्छेद जो हमारे संविधान का 21 ए है वो ये कहता है कि बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना है। ठीक है, 6 साल से 14 साल के बच्चों की। अगली बात इसमें ये है कि ये संविधान में लाया कब गया था, तो 86वां संविधान संशोधन किया गया था। तो उस संविधान संशोधन में आरटी एक्ट को शामिल किया गया था हमारे संविधान के अंदर। और आपको ये भी बात याद रखनी है कि जो हमारा आरटी एक्ट है, उस एक्ट के अंदर 7 तो चैप्टर्स हैं और 38 उसमें सेक्शंस हैं, यानी कि धाराएं हैं। ये भी आपको याद रखना है। आगे अगर हम बात करें तो इस आरटी एक्ट के अंदर जो है काफ़ी सारे सेक्शन हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया पिछले स्लाइड में कि 38 धाराएं हैं। तो 38 धाराओं को याद रखना अपने आप में एक महाभारत है। तो मैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उसमें जो बातें कही गई है उन सारी बातों को मैं बताऊंगा और वो जो बातें हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं। बाकी जितनी भी बातें हैं उन सब बातों में कहने की बात ये है कि जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहली बात ये है उसमें जो एज का क्राइटेरिया रखा गया बच्चों का, वो है 6 साल से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। अगर अगर वो बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, ठीक
ठीक है। स्पेशल चाइल्ड का मतलब ये होता है कि अगर वो विकलांग है या ऐसा कोई बच्चा है जो नॉर्मल बच्चे से अलग है, तो उसका जो एज का क्राइटेरिया है वो 6 से 18 साल का है। ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी बात इसमें ये है कि स्कूल की दूरी के बारे में बात की गई है कि स्कूल की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो प्राइमरी लेवल पर जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं वो 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए बच्चे के घर से। और अपर प्राइमरी स्कूल्स जो होते हैं 6 से लेके 8 तक, जिसको हम एलिमेंट्री स्कूल्स भी बोल देते हैं या एलिमेंट्री एजुकेशन भी बोल देते हैं, वो जो स्कूल है 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए बच्चों के घर से। अगली इसमें बात की गई है कि जो एजुकेशन है उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कितना कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो अगर हम नॉर्मल स्टेट की बात करें तो नॉर्मल स्टेट में ये रेशो 70:30 है। इसका मतलब अगर एक स्कूल के ऊपर 100 रुपये खर्च हो रहे हैं तो 70 रुपये केंद्र सरकार देगी और 30 रुपये वहाँ की राज्य सरकार देगी। लेकिन यही रेशो जो है नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है हमारे, वहाँ पे चेंज हो जाता है, वो 90:10 का हो जाता है। यानी कि वहाँ पे अगर 100 रुपये एक स्कूल पे लग रहे हैं तो 90 रुपये जो है केंद्र सरकार देगी और 10 रुपीज़ जो है वो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट या लोकल जो अथॉरिटी है वो देगी। अगली बात इसमें ये है कि जो निजी स्कूल्स होते हैं वहाँ पे पीडब्ल्यूडी बच्चे जो भी पीडब्ल्यूडी जितने भी बच्चे होते हैं उसको 25% का आरक्षण जो है प्रोवाइड कराना ज़रूरी है। प्राइवेट स्कूल की बात हो रही है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी अ, अगली बात इसमें ये कही गई है कि जो एसएमसी है उसको धारा 21 में रखा गया है। ये इम्पोर्टेंट बात है। एसएमसी की फुल फॉर्म होती है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। इसके बारे में मैं थोड़ा-सा आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो एसएमसी कमेटी होती है, ये स्कूल के जो बच्चे होते हैं उन्हीं के पेरेंट्स को साथ में लेकर और वहाँ स्कूल जो लोकल स्कूल होता है वहाँ के जो टीचर होते हैं, जो टीचर पढ़ाने वाले होते हैं, उन टीचरों को शामिल करके एक कमेटी बनाई जाती है। इस कमेटी को हम एसएमसी कमेटी बोलते हैं जिसका पूरा नाम है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। इसका क्या कार्य होता है, इस कार्य के बारे में जो है हम आगे समझते हैं आगे वाली स्लाइड में। तो देखो ये जो एसएमसी कमेटी होती है हमारी, इसके फंक्शंस क्या-क्या होते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो मॉनिटर द वर्किंग ऑफ द स्कूल। जितने भी स्कूल में वर्किंग हो रही है, जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो या और भी किसी कार्यक्रम से रिलेटेड हो, तो उन सारे वर्किंग पे मॉनिटर करने का जो काम होता है वो एसएमसी कमेटी का होता है। एसएमसी कमेटी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनका होता है। अगला जो कार्य होता है इनका वो होता है प्रिपेयर एंड रिकमेंड स्कूल डेवलपमेंट प्लान, दैट इज़ एसडीपी। एसडीपी एक प्लान होता है, स्कूल डेवलपमेंट प्लान। इस प्लान के अंदर जो है स्कूल के डेवलपमेंट के बारे में बात की जाती है कि कैसे हम अपने स्कूल को और डेवलप कर सकते हैं, हम अपने फैसिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, सोर्सेज और कहाँ से ला सकते हैं, कैसे-कैसे जो है बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, उस बात का जो है उल्लेख इस डेवलपमेंट प्लान में, स्कूल डेवलपमेंट प्लान में की जाती है। और ये प्लान जो है बनाता कौन है, तो ये एसएमसी कमेटी द्वारा बनाई जाती है। अगला जो इसका कार्य होता है वो होता है यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्रांट्स। ग्रांट्स क्या होते हैं? ग्रांट्स होते हैं जो भी पैसा या रिसोर्सेज उस स्कूल को मिल रहे हैं, ठीक है, अपने एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए, उन ग्रांट्स का अच्छी तरीके से उस स्कूल में यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी भी जो है मॉनिटर कौन करता है, वो एसएमसी कमेटी द्वारा किया जाता है। अभी एसएमसी कमेटी को ही ऐसा काम क्यों दिया गया है, तो देखो भाई, जो एसएमसी कमेटी होती है ना, अभी मैंने आपको बताया पीछे कि एसएमसी कमेटी के अंदर बच्चों के पेरेंट्स जो होते हैं, सदस्य होते हैं और साथ ही साथ उस स्कूल का टीचर भी होता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के एजुकेशन के अपने बच्चों के एजुकेशन पर जो है कोई कुछ भी गलत होने देंगे। इसीलिए जो है उनके पेरेंट्स को इस कमेटी में शामिल किया जाता है ताकि जो है
स्कूल के वर्किंग पे और जितना भी ग्रांट्स है उसके यूटिलाइजेशन पे जो है अच्छे से निगरानी रखी जाए, कोई भी घपलेबाजी ना हो। इसमें ये कही गई है एसटीपी दैट इज स्कूल डेवलपमेंट प्लान, धारा 22 में इसका जिक्र किया गया है। इस प्लान के बारे में अभी मैं बता चुका हूँ, स्कूल डेवलपमेंट प्लान। इसमें कौन कौन सी बातों का जिक्र किया जाता है, तो स्कूल के डेवलपमेंट के बारे में इसमें बात की जाती है कि स्कूल का कैसे डेवलपमेंट किया जाए, कैसे रिसोर्सेज को इकट्ठा किया जाए। और ये हर साल बनाया जाने वाला प्लान होता है। और हर साल पिछले साल जो प्लान बनाया था उससे कंपेयर किया जाता है कि पिछले साल से इस साल हमारा कितना जो है डेवलपमेंट हुआ है, कितने परिवर्तन हमारे स्कूल में आए हैं। इस डेवलपमेंट प्लान से हमें ये पता चलता है। अगला जो पॉइंट है इसका, रेशो, टीचर स्टूडेंट रेशो जो है किस क्लास के अंदर कितना कितना होना चाहिए इस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर प्राइमरी क्लास है, प्राइमरी लेवल की कोई क्लास है, तो ये रेशो हो जाता है एक टीचर के ऊपर या 30 बच्चों के ऊपर एक टीचर को जो है रखा जाता है। और अपर प्राइमरी लेवल की अगर हम बात करें तो ये रेशो हो जाता है 35 बच्चों पर एक टीचर। लेकिन लेकिन अगर बच्चों की संख्या 200 से ऊपर है तो ये रेशो बदलकर 1:40 हो जाता है दोनों केसों में। लेकिन ये 1:40 से जो है रेशो नहीं बढ़ सकता है किसी भी हालत में, चाहे बस बच्चे 200 हो जाए या 2000 हो जाए। जो रेशो होगा वो 1:40 से ऊपर नहीं जाएगा किसी भी हालत में, ध्यान रखना है आपको। आगे जो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि शिक्षक का कार्य टीचिंग के अलावा क्या-क्या होता है। एक तो कार्य, मेन कार्य तो उसका यही होता है भाई शिक्षक का कि वो टीचिंग कराएगा क्लास के अंदर। लेकिन टीचिंग करने के अलावा भी उनको कई और कामों में शामिल किया जा सकता है। तो वो कौन-कौन से वर्क होते हैं, तो एक तो राहत कार्य होता है और एक चुनाव का कार्य होता है। जब भी इलेक्शंस होते हैं आप देखना कि टीचर का जॉब वहाँ पे लग जाता है। और जब भी कोई किसी एरिया में कोई भी डिज़ास्टर होता है, तो वहाँ का जो रिलीफ़ वर्क होता है वो टीचर को ही दिया जाता है, क्योंकि टीचर जो होते हैं वो एजुकेटेड होते हैं, हर चीज़ के बारे में उनको जानकारी होती है, इस वजह से उनको ये वर्क दिया जाता है। आगे इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि जो टाइम का ड्यूरेशन दिया गया है टीचर और बच्चों के लिए वो कितना-कितना है, कैसे-कैसे ध्यान दो आप। ये जो है इम्पोर्टेंट है। देखो, जो टीचर है, टीचर के लिए कितना टाइम स्पैन दिया गया है, तो टीचर के बारे में बात की गई है कि 1 सप्ताह के अंदर पर वीक जो है टीचर को 45 घंटे स्कूल के लिए निकालने होते हैं। 1 हफ्ते में 45 घंटे, ठीक है? इसमें जो है उनका प्लान वगैरह जो भी है वो इसमें शामिल करके इस टाइम को निकाला गया है। तो 1 सप्ताह के अंदर 45 घंटे टीचर के लिए। और अगर हम बच्चों की बात करें, प्राइमरी स्टूडेंट्स की बात करें, तो 1 साल के अंदर प्राइमरी बच्चों को कितने दिन स्कूल बुलाना चाहिए, तो 200 दिन स्कूल बुलाया जाना चाहिए। और अपर प्राइमरी जो बच्चे होते हैं 6 टू 8 या उससे ऊपर के बच्चे, तो उनको 1 साल में 220 दिन स्कूल बुलाया जाना चाहिए। और इसी को अगर हम घंटों में बताएँ, तो प्राइमरी बच्चों को, प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो इसीलिए उनको 1 साल के अंदर 800 घंटे जो है टीचिंग दी जाती है। और भी सारे एक्टिविटी इसी में शामिल होते हैं। और अपर प्राइमरी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको 1000 आवर पर ईयर, ठीक है? ये टाइम आपको ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट है। आगे इसमें जो है बात की गई है डिटेंशन पॉलिसी की। देखो भाई, जब आरटी एक्ट आया था तो उसमें एक डिटेंशन पॉलिसी ये थी कि किसी भी बच्चों को क्लास 8 तक जो है आप रोकोगे नहीं, फेल नहीं करोगे, डिटेन्ड नहीं करोगे, ठीक है? 8th क्लास तक आप डिटेन नहीं करोगे। ये आरटी एक्ट जब लागू हुआ था ना तभी उसमें ये प्रावधान किया गया था। लेकिन हाल-फिलहाल में 2019 के अंदर ये अमेंडमेंट किया गया है कि बच्चों को जो है क्लास 5 में या क्लास 8 में फ़ेल हम कर सकते हैं, ठीक है? वो वहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट होती है या लोकल गवर्नमेंट होती है उसके हाथ में बल्कि छोड़ दिया गया है कि अगर कोई बच्चा फ़ेल हो रहा है क्लास 8 तक, तो स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो उसको पास कर सकती है और चाहे तो फ़ेल कर सकती है। वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में अथॉरिटी दे दी गई है इस आरटी एक्ट से निकाल कर, ठीक है? तो ये 2019 में ये अमेंडमेंट हुआ था।
आगे अगर हम बात करें तो इसमें इस आरटी एक्ट में कुछ प्रोहिबिशंस हैं, यानी कि आप कुछ काम नहीं कर सकते। तो क्या-क्या काम ऐसे हैं जो आप नहीं कर सकते, तो ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हैरासमेंट। अगर टीचर के लिए बात हो रही है, अगर आप टीचर हैं तो बच्चों को किसी भी तरीके का पनिशमेंट या हैरासमेंट आप क्लास के अंदर नहीं दे सकते। आप उसको आंखें नहीं दिखा सकते, आप उसको थप्पड़ नहीं मार सकते, आप उसको कुछ ऐसे शब्दों से पुकार नहीं सकते जो कि एक हैरासमेंट वाली बात होती है, मेंटली हैरासमेंट वाली बात होती है। दूसरा, इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे वो जेंडर के बेस पे हो, कास्ट के बेस पे हो, क्लास के बेस पे हो या रिलीजन के बेस पे हो, आप भेदभाव नहीं करोगे किसी भी बच्चे के साथ, ठीक है। उसके बाद इसमें तीसरी बात कही गई है कि स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन कैपिटेशन। जो भी एडमिशन के समय जो कैपिटेशन फ़ी मांगी जाती है, उस पे बिल्कुल ही सख्त रूप से जो है उसके ऊपर बात की गई है कि कोई भी कैपिटेशन फ़ी जो है बच्चों के एडमिशन के टाइम पे नहीं ली जानी चाहिए, ठीक है। आगे इसमें कहा गया है कि जो प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स जो खोल लेते हैं टीचर, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने के साथ-साथ अपने प्राइवेट ट्यूशन भी खोलते हैं, डबल इनकम, डबल बेनिफिट के लिए, तो उसके ऊपर जो है रोक लगाने का प्रावधान इस एक्ट में किया गया है, ठीक है। अगर कोई टीचर ऐसा करता है तो जॉब जाने की उसकी संभावना बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। आगे इसमें कहा गया है कि फंक्शनिंग ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स। अगर आप कोई ऐसा स्कूल चला रहे हैं जो अनरिकॉग्नाइज्ड है, इसका मतलब वो किसी भी सरकारी संस्था से एफ़िलिएटेड नहीं है, तो आप उस स्कूल्स को नहीं चला सकते जो किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से या गवर्नमेंट संस्था से जो है एफ़िलिएटेड नहीं है, ठीक है। आपको सीबीएसई या किसी और संस्था से जोड़ना अनिवार्य। अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि जो हमने अभी सीखा है वो दिमाग में बैठ जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट 2009, चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप इज टू बी गिवन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। यानी कि 2009 का जो आरटी एक्ट है उसमें जो चिल्ड्रन का एज ग्रुप क्या रखा गया है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के लिए? ऑप्शन ए 6 से 14 साल, 8 से 18 साल, 6 से 12 साल या 10 से 18 साल। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो एज का क्राइटेरिया है वो कितना है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के लिए आरटी एक्ट के अंदर, तो वो एज का क्राइटेरिया रखा गया 6 से लेके 14 साल। तो आपको ध्यान रखना है इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 6 टू 14 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका कि इन एसएमसी द परसेंटेज ऑफ द एक्चुअल पेरेंट्स विल कंप्राइज एट लीस्ट। यानी कि जो एसएमसी कमेटी है, मैंने बताया था एसएमसी कमेटी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, उसमें जो है पेरेंट्स का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है? 50%, 75%, 85% या नन ऑफ द अबव। तो वो जो परसेंटेज होता है ना, पेरेंट्स का परसेंटेज जो होता है एसएमसी कमेटी के अंदर कितना होता है, क्योंकि इसमें जो होता है टीचर भी, वहाँ जो लोकल टीचर होते हैं उस स्कूल के, वो टीचर भी उसमें शामिल होते हैं और जो पेरेंट्स होते हैं वो भी शामिल होते हैं। तो पेरेंट्स का कितना परसेंटेज होता है? तो वो परसेंटेज होता है 75%। कितना होता है भाई? 75% होता है। यानी कि अगर 100 सदस्यों का कोई कमेटी है तो 100 सदस्यों में, तो 100 सदस्यों में से उसके अंदर जो है 25 जो है वो पेरेंट्स होंगे और बाकी 25 वहाँ के जो लोकल टीचर्स हैं वो होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन, इफ ए टीचर इज नॉट प्रोफेशनली क्वालिफाइड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स ऑफ आरटीई इम्प्लीमेंटेशन विल ही हैव टू पोजेस द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। अगर किसी टीचर के पास कोई प्रोफेशनली क्वालिफाइड जो है सर्टिफिकेट नहीं है कि वो टीचर है या नहीं, तो आरटी कहता है कि उसको कितने समय बाद उसको ये क्वालिफिकेशन ले लेनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर ए,
3 साल, 2 साल, 5 साल या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 ईयर्स। तो 5 साल में आप जो है वो क्वालिफिकेशन ले लोगे। अगर आप टीचर हो और आपके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है टीचर की, तो आप जो है 5 सालों में अपनी क्वालिफिकेशन ले लोगे, तो आपको नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, इफ एसएमसी ऑफ ए स्कूल हैज 16 मेंबर्स। अगर एक एसएमसी कमेटी के अंदर 16 मेंबर्स हैं, ठीक है, देन द नंबर ऑफ वुमेन मेंबर्स इन द एसएमसी विल बी। तो वुमेन जितनी भी होगी उसका कितने जो है वुमेन इस कमेटी के अंदर होंगे। 16 सदस्य की कमेटी है, तो वुमेन की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो देखो भाई, तो आपके ऑप्शन है 10, 4, 8, 12। ये इसी 16 के अंदर से बताना है कि कितने वुमेन होंगे इसमें। तो देखो भाई, जितने भी सदस्य होते हैं ना एसएमसी कमेटी के अंदर, तो उसमें 50% जो होते हैं मेल होते हैं और 50% जो होते हैं फीमेल्स होती हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 16 का, अगर 50% यानी कि आधा निकालोगे तो 8 बनता है। तो उसमें जो वुमेन की संख्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। डेट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ एसएमसी। एसएमसी जो कमेटी होती है उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, मॉनिटर द वर्क ऑफ द स्कूल। स्कूल के वर्क को मॉनिटर करना, हाँ ये तो होता है, मैंने बताया था आपको। ऑप्शन नंबर बी, प्रिपेयर एंड रिकमेंड ए स्कूल डेवलपमेंट प्लान। एसडीपी बनाना, हाँ ये भी होता है, मैंने बताया था कि एसडीपी प्लान बनाते हैं जो हर साल बनता है। ऑप्शन नंबर सी, मॉनिटर द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रांट्स। ग्रांट्स का यूटिलाइजेशन पर मॉनिटर करना, ये भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा है, वो है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। डेट नो टीचर विल एंगेज इन, कि कोई एक टीचर है वो जो है कौन से काम में एंगेज नहीं होता है। तो इनमें से कौन सा सही है कि कौन से काम में एंगेज नहीं होना चाहिए। देखो, ऑप्शन नंबर ए, टेकिंग प्राइवेट ट्यूशन। सेकेंड ऑप्शन, इन्फ्लिक्टिंग कॉर्पोरल पनिशमेंट ऑन चिल्ड्रन। जेंडर बेस्ड और सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन द क्लास। भाई ये तीनों काम जो है एक टीचर को नहीं करना चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, 7th क्वेश्चन, इफ अ प्राइमरी स्कूल हैज अ टोटल एनरोलमेंट ऑफ 98 स्टूडेंट्स। अगर एक स्कूल के अंदर 98 बच्चे हैं, देन हाउ मेनी टीचर्स हैव टू बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन दैट स्कूल। तो कितने टीचर को वहाँ पे रखा जाना चाहिए। देखो भैया, मैंने आपको बताया था कि जब भी 200 से कम बच्चे होते हैं एक स्कूल के अंदर, तो रेशो होता है प्राइमरी स्कूल में 1:30 का, यानी कि 30 बच्चों पर एक टीचर। तो यहाँ पे 98 बच्चे हैं, तो 30 पर एक, 60 पर दो और 90 पर तीन, और ये 90 से बढ़ गया है। तो 3 के साथ एक टीचर और, यानी कि 4 टीचर की इसमें जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन नंबर 20 में ठीक हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर क्लास 7 देयर हैज टू बी वन टीचर फॉर एवरी। कह रहा है कि क्लास 7 के लिए एक टीचर है और कितने बच्चे पर एक टीचर होना चाहिए क्लास 7 में। क्लास 7 आपको पता है कि अपर प्राइमरी में आ जाता है। तो ऑप्शन है आपके 30, 35, 40, 45। मैंने बताया था कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन होता है उसमें जो रेशो होता है टीचर स्टूडेंट का होता है 1:35। तो इसमें बच्चों के बारे में बोला ही नहीं कि बच्चे 200 है कि 200 से ज़्यादा है, तो वो रेशो हम मान के चलेंगे कि 35 होगा। तो एक टीचर पे कितने बच्चे होंगे, 35। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, 9th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन एन एकेडमिक ईयर फॉर क्लास 3 आर। एक एकेडमिक ईयर के अंदर जो वर्किंग डेज होते हैं, ठीक है, क्लास 3 के लिए वो कितने होते हैं। क्लास 3 जो होता है आपको पता है कि ये प्राइमरी लेवल का क्लास है। प्राइमरी लेवल पे जो एक साल में कितने दिन बच्चों को बुलाना होता है स्कूल, तो मैंने बताया था आपको। ऑप्शन 225, ऑप्शन नंबर बी 250, ऑप्शन नंबर सी 200 या ऑप्शन नंबर डी 220। मैंने आपको बताया था कि जो
प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं उनको एक साल में 200 दिन स्कूल बुलाया जाता है, और जो अपर प्राइमरी होते हैं उसको 220 दिन बुलाया जाता है। तो यहाँ पे थर्ड क्लास है प्राइमरी लेवल, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा हमारा 200 दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा 200 डेज, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले सवाल पे अगर हम देखें, अगला सवाल क्या कहता है, द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल आवर इन एन एकेडमिक ईयर फॉर क्लास 8 आर। एकेडमिक ईयर में, एक एकेडमिक ईयर में कितने घंटे होने चाहिए क्लास 8 के लिए। क्लास 8 जो है अपर प्राइमरी में चला जाता है, आपको पता है जैसा कि, और मैंने अपर प्राइमरी पे कितने घंटे होते हैं एक साल में मैंने बताया था आपको। आपके ऑप्शन है 800 घंटे, या 880 घंटे, या 1020 घंटे, या 1000 घंटे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है, 1000 घंटे जो है क्लास 8 के लिए हो जाएगा एक एकेडमिक सेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11th क्वेश्चन, एज पर एज अप्रोप्रिएट एजुकेशन a child of age 10 years who has never been to school is eligible for admission to dash class। एक बच्चा जो है, इस आरटी एक्ट में मैं एक बात बताना आपको भूल गया कि आरटी एक्ट ये कहता है कि अगर कोई बच्चा है उसको किसी क्लास में एडमिशन देना है तो वो उसके एज के अकॉर्डिंग क्लास दी जाएगी। ठीक है, कि उसकी एज कितनी है, 6 साल का बच्चा है तो फर्स्ट क्लास में, 7 साल का बच्चा है तो सेकंड क्लास में, इस हिसाब से जो है एडमिशन दिया जाता है। तो कह रहे हैं कि वो बच्चा जो है 10 साल का है तो आप उसको किसी क्लास में एडमिशन दोगे। तो देखो भाई, 6 साल का बच्चा है तो फर्स्ट क्लास में, 7 साल का बच्चा है तो सेकंड क्लास में, 8 साल का बच्चा है तो थर्ड में, 9 का है तो फोर्थ में, 10th का है तो फिफ्थ में, तो 10th का है तो फिफ्थ में। हमारा बच्चा भी तो 10 साल का ही है, तो कितने कौन सी क्लास में आप उसका एडमिशन करोगे। ऑप्शन नंबर ए 5, 3, 1 या नन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेट इज 5 क्लास में आप उसका एडमिशन कराओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, द फुल फॉर्म ऑफ आरटीई एक्ट इज। अरे बाप रे, इतना मुश्किल क्वेश्चन। आरटीई एक्ट का फुल फॉर्म क्या है, राइट टू फ्री एजुकेशन एक्ट, या राइट टू कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, या राइट टू, अरे टू क्या लिख दिया, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, या राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। ये बात मैंने आपको सबसे शुरू में ही बताया था वीडियो के कि इसकी जो फुल नेम होती है या फुल फॉर्म होती है वो होती है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। तो इसका आंसर होने वाला है हमारा डी, दैट इज राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब, फटाफट फटाफट। 13 क्वेश्चन क्या कहता है, आरटी एक्ट 2009 जो एक्ट है इज बेस्ड ऑन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया के कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आरटी एक्ट 2009 के बारे में बात की जाती है, कौन सा आर्टिकल है, जल्दी बता दो फटाफट। ऑप्शन नंबर है आर्टिकल 43, आर्टिकल 45, आर्टिकल 75 या आर्टिकल 35। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, क्या आंसर होने वाला है बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में इसके बारे में बात की गई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, हाउ मैनी सेक्शंस डज द आरटीई 2000 एक्ट हैव। जो आरटी एक्ट 2000 है उसके अंदर कितने सेक्शन है टोटल, मैंने बताया था आपको 7 चैप्टर्स एंड कितने 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 धाराएं होती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 40, 39, 38, 37। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, तो इसका आंसर हो जाने वाला है 38। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 38 सेक्शन इसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्यूटीज ऑफ टीचर द ड्यूटीज ऑफ ए टीचर इज आर। एक टीचर के क्या क्या ड्यूटी होती है। ऑप्शन नंबर ए मेंटेन रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी इन अटेंडिंग स्कूल। ठीक है भाई, कंडक्ट एंड कंप्लीट द करिकुलम इन टाइम। अच्छा जी, आगे भी देख लेते एक बार। एसेस द लर्निंग एबिलिटी ऑफ ईच चाइल्ड, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। बताओ
क्या आंसर होने वाला है? तो एक जो टीचर होता है, असेस द लर्निंग एबिलिटी ऑफ ईच चाइल्ड, हर एक बच्चे का क्या लर्निंग एबिलिटी है उसके बारे में जानना टीचर का काम होता है। और जो टीचर की जो अटेंडेंस है वो पंचुअल हो, ठीक है, उसके बारे में भी जो है, सॉरी क्या, मेंटेन रेगुलरिटी एंड पंचुअलिटी इन अटेंडिंग स्कूल, हाँ स्कूल जो है उसको डेली आना है। हाँ तो भी यही तो काम होता ही है उसका जरूरी, टीचर नहीं आएगा तो काम कैसे चलेगा। दूसरा भी क्या कह रहा था, कंडक्ट एंड कंप्लीट द करिकुलम इन टाइम, अरे भैया टाइम पे नहीं कराओगे तो क्या पेपर होने के बाद कराओगे। तो इसके तीनों ऑप्शन ठीक है, तो आंसर हो जाने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, एज पर द मॉडल रूल्स एन अपर प्राइमरी स्कूल शुड बी लोकेटेड विद इन डैश किलोमीटर फ्रॉम द हैबिटेशन। अब देख लो भैया कौन सा क्लास है, अपर प्राइमरी स्कूल है, और कह रहा है कि कितने किलोमीटर का डिस्टेंस जो है होना चाहिए। याद करो याद करो याद करो, जल्दी याद करो। ऑप्शन नंबर है आपका 1 2 3 4। प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं उसका कितने सीमा तक होनी चाहिए, तो 1 किलोमीटर होता है बताया था मैंने। और अपर प्राइमरी का जो होता है डिस्टेंस वो होता है 3 किलोमीटर। याद नहीं आना आपको, आपने ढंग से सुना नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 17 क्वेश्चन, वो कह रहा है कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ आरटी द नोडल एकेडमिक अथॉरिटी ऑफ द स्टेट विल बी, कि एक स्टेट में जो नोडल एकेडमिक अथॉरिटी होती है वो कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर ए डी आई ई टी डाइट, ऑप्शन नंबर बी एस सी आर टी, ऑप्शन नंबर सी आर आई ई, ऑप्शन नंबर डी एन सी ई आर टी। स्टेट लेवल पर बताओ, जल्दी बताओ। अच्छा मैं आपको नेशनल लेवल पर बता देता हूँ। नेशनल लेवल पे जो नोडल एकेडमिक अथॉरिटी होती है वो एनसीईआरटी होती है नेशनल लेवल पर। स्टेट लेवल पे कौन सी होती है ये आप बताओ। स्टेट लेवल पे होती है डा नहीं, एससीईआरटी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। एससीईआरटी जो होती है वो स्टेट के अंदर नोडल एकेडमिक अथॉरिटी होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फुल फॉर्म ऑफ सी सी ई इज, अरे भाई ये सी सी कहाँ से आ गया, ये तो बताया नहीं बच्चों को मैंने। अच्छा सुन लो, आप सुन लो, कोई बात नहीं। जो सी सी ई होता है ये बच्चों के कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवेल्युएशन के ऊपर बात करता है, कि बच्चों का जो इवेल्युएशन होता है वो कंटिन्यूस होना चाहिए और एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से होना चाहिए। चलो मैंने बता दिया इन शॉर्ट। अब बताओ इसका आंसर बताओ, आंसर तो मैं बता चुका हूँ आपको, फिर भी ऑप्शन सुनो। ऑप्शन नंबर ए चाइल्ड सेंटर्ड इवेल्युएशन, अरे भाई इतना खतरनाक। ऑप्शन नंबर बी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। ऑप्शन नंबर सी भी देख लो, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन। ऑप्शन नंबर डी कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंप्लीट एजुकेशन। तो ऑप्शन नंबर डी तो इसका सही नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर बी इज वेरी वेरी करेक्ट आंसर। सीसीई का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर पर वीक फॉर अ टीचर, अरे तो बताया था आपको मैंने, आपने याद नहीं किया ना, देखो आप आपकी गलती है। एक सप्ताह के अंदर मिनिमम नंबर क्या होने चाहिए टीचर के लिए, 50 घंटे, 42 घंटे, 45 आवर्स, 40 आवर्स, बताओ। ए बी सी डी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नहीं सी, 45 आवर्स जो होते हैं मिनिमम टीचर के लिए होते हैं पर वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन देखो। एलिमेंट्री एजुकेशन कवर्स एजुकेशन फ्रॉम क्लास डैश टू डैश, डैश टू क्लास डैश। जो एलिमेंट्री एजुकेशन होता है कवर्स एजुकेशन फ्रॉम क्लास, कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक कवर करता है, एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में बात हो रही है। एलिमेंट्री बताया था मैंने, अपर प्राइमरी को बोलते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन। प्राइमरी के बाद क्या आता है, एलिमेंट्री आता है। और प्राइमरी कब कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 to 5 तो प्राइमरी होता है। उसके बाद 6 से 8 क्लास तक जो होता है वो हमारा होता है एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर हमारा एकदम सही। 6 to 8 क्लास जो होता है वो हमारा एलिमेंट्री क्लास
होता है, एलिमेंट्री एजुकेशन होता है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो जो है वो अंत हो जाता है। आपसे विदा लेने का टाइम अब आ गया है। मैं पहले जलेबी बना लेता हूँ। जोक्स अपार्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके बताना कि आपको और भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो डू कमेंट। थैंक यू वेरी वेरी, अरे सॉरी, थैंक यू सो मच।